स्ट्रेटेजिक स्टडी का एरिया खत्म, 15 मिनट की ब्रेक है, वापस आओ तो शुरू करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक है, वापस आओ शुरू करते हैं। फॉर्म है IPE। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है थ्योरीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें एक है इकोनॉमिक मर्केंटलिज्म, एक है इकोनॉमिक लिबरलिज्म और एक है नियो मार्क्सिज्म। ठीक है, 3 थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक मर्केंटलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और नियो मार्क्सिज्म। जबकि हमने दूसरी चीज पढ़नी है थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म। इसमें एक है डिपेंडेंस थ्योरी और एक है इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, डिपेंडेंस डिस्कोर्स या इंटरडिपेंडेंस डिस्कोर्स। ठीक है, डिपेंडेंसी सिंड्रोम या इंटरडिपेंडेंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब आयशा अगर मैं गलत नहीं हूं तो नियो मार्क्सिज्म तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। इसे हम हल्का सा दोबारा टच करेंगे, लेकिन हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं, शायद ऐसा ही है। तो हमने बुनियादी तौर पे, ठीक है, मर्केंटलिज्म पढ़ना है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म पढ़ना है, इंपीरियलिज्म पढ़ना है, डिपेंडेंसी पढ़नी है और इंटरडिपेंडेंसी पढ़नी है। ठीक है साथ, अब साथ मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे साथ। ठीक है, हम शुरू करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या साथ? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। पॉलिटिकल डिसीजंस इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है सादी, ये बात समझ आ गई? पॉलिटिकल डिसीजंस इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं और इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक सिचुएशंस, ठीक है, पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करती है। अब पॉलिटिकल एक्टर है स्टेट और इकोनॉमिक एक्टर है मार्केट। तो बुनियादी तौर पे आपने ये डिस्कस करना है कि स्टेट और मार्केट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, स्टेट मार्केट को कैसे कंट्रोल करती है और मार्केट स्टेट को कैसे कंट्रोल करती है, स्टेट मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, मार्केट स्टेट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, चुनाचे इस एरिया के अंदर आप लोग जाके पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस स्टेट के ऊपर, स्टेट का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स इकोनॉमी के ऊपर, मार्केट का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर, पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग के ऊपर और पॉलिटिकल पॉलिसीज का इफेक्ट मार्केट के ऊपर, आपने इस रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। साथ आगे बढ़ने से पहले मेरा भाई मेरा एक जुमला नोट कर ले, दिलो दिमाग के ऊपर वो जुमला नक्श कर ले। वो जुमला ये है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कोई क्लासिकल इकोनॉमी का क्राइसिस नहीं। साथ जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कोई क्लासिकल इकोनॉमी का क्राइसिस नहीं है। यानी डिबेट ये नहीं है कि हमारी पॉलिसी ठीक है या गलत है। बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क का क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्राइसिस है
कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कैसे मार्केट को अफेक्ट करते हैं और मार्केट स्टेक होल्डर्स किस तरीके से, ठीक है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मलक रियाज पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पॉलिटिकल एक्टर्स कैसे मलक रियाज के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। तो आपने बुनियादी तौर पे स्टेट और मार्केट के रेगुलेशन को डिस्कस करना है। बात समझ आई या नहीं है? ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब पॉलिटिकल डिसीजन है सादी कि आपने चीनी कमीशन बनाना है, लेकिन मार्केट का रिस्पांस क्या है? चीनी महंगी, चीनी गायब। ठीक है, मार्केट का स्टेट का डिसीजन ये है कि उसने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को सस्ता करना है। ठीक है, मार्केट का रिस्पांस ये है कि वो स्टॉक्स की शॉर्टेज कर देगी, अवाम शोर मचाएगी कि दवाइयां नहीं मिल रही, तो एक फनी किस्म का वजीर आके कहेगा कि हमने दवाइयों की कीमत इसलिए बढ़ा दी ताकि उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ये मोटी मोटी मिसालें, ठीक है। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कैसे मार्केट स्टेट को अफेक्ट करती है और कैसे स्टेट मार्केट को अफेक्ट करती है। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट फोकस हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। आयशा और साथ के अलावा क्लास में कोई नहीं है? ठीक है, मिसबा बेटा थीम समझ आ गया। अब मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट जरा समझिए। सलीम, मेरी कॉन्सेप्ट समझिए। हम सबसे पहला एरिया पढ़ने लगे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है मिसबा बेटा, कितनी थ्योरीज हैं? 3। कितनी थ्योरीज हैं? 3। मिसबा, मर्केंटलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, नियो मार्क्सिज्म। एक जल्दी से कोड लिखो। मर्केंटलिज्म के सामने लिखो स्टेट सेंटर्ड, स्टेट डोमिनेटेड, स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट मॉडल। नोट कर लिया मिसबा बेटा? स्टेट सेंटर्ड, स्टेट डोमिनेटेड, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक मॉडल। यानी मिसबा बेटा, जब मार्केट के सारे डायनामिक्स होंगे स्टेट के कंट्रोल में, प्राइसिंग, सब्सिडी, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, कंपटीशन, हर चीज को स्टेट अपने कंट्रोल में रखेगी। ठीक है, जैसे कि है चाइना, जैसे कि है रशिया, जैसे कि है नॉर्थ कोरिया। बात समझ आई मेरा बच्चा? ये नहीं समझ आया? ठीक हो गया। तो जब एक स्टेट मार्केट को डोमिनेट करेगी, मार्केट को कंट्रोल करेगी, मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगी, पूरे के पूरे मार्केट स्टेट सेंटर्ड कंट्रोल के ऊपर चलेगा। मार्केट के अंदर स्टेट की एक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो मार्केट के सारे डायनामिक्स को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। तो जब स्टेट सेंटर्ड डोमिनेटेड इकोनॉमिक मॉडल है, वो है मर्केंटलिस्ट मॉडल। मर्केंटलिस्ट मॉडल का थीम समझ आ गया मेरा बच्चा? फिर इकोनॉमिक लिबरल मॉडल में स्टेट की इंटरफेरेंस हो जाएगी मिनिमम। मार्केट वुड बी फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टर, रेगुलेटर, बिजनेस कम्युनिटीज मार्केट को रेगुलेट करें। स्टेट की इंटरफेरेंस कम। स्टेट का काम होगा सिर्फ और सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी। मार्केट वुड बी फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस। यानी जब फ्री मार्केट मॉडल होगा वो कहलाएगा इकोनॉमिक लिबरल मॉडल। यानी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड, प्राइवेट सेक्टर सेंटर्ड, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्ड इकोनॉमिक मॉडल कहलाएगा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे इकोनॉमिक लिबरल मॉडल के एग्जांपल। फिर तीसरा मॉडल है नियो मार्क्सिज्म मॉडल।
न्यू मार्क्सिज्म मॉडल है शीजा बेटा न्यू मार्क्सिस्ट मॉडल है क्लास सेंटर्ड इकोनॉमिक मॉडल, क्लास डोमिनेटेड इकोनॉमिक मॉडल, क्लास कंट्रोल्ड इकोनॉमिक मॉडल। मुल्क के अंदर कुछ खुसरोस, तरीन, शरीफ, जरदारी, मलक, ठीक हो गया, ठीक है, अब्बासीज, बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मंशाज, उनके कंट्रोल में पूरे के पूरे मुल्क की इकोनॉमी होगी, ठीक हो गया। जहां पे उनको मर्केंटलिस्ट मॉडल सपोर्ट करता होगा वो मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज बनवा देंगे, जहां पे उन्हें लिबरल मॉडल सपोर्ट करता होगा वो लिबरल मॉडल बना देंगे। यानी ठीक है, मार्केट कुछ खास क्लास के एक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, बेस कर रही है, जैसे उनके इंटरेस्ट होंगे वैसी ही इकोनॉमी चलेगी, जहां पे वो चाहेंगे मर्केंटलिस्ट मॉडल, जहां पे वो चाहेंगे लिबरल मॉडल। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चुनाचे शिजा बेटा आपने इन तीनों थीम्स को समझना है। एक है स्टेट डोमिनेटेड, स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमिक मॉडल, एक है प्राइवेट सेक्टर सेंटर्ड, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्ड, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमिक मॉडल, और एक है क्लास सेंटर्ड, क्लास डोमिनेटेड, क्लास कंट्रोल्ड इकोनॉमिक मॉडल। तीनों मॉडल समझ आ गए मेरा बच्चा? अब शिजा तूने इन टॉपिक्स को गौर से समझना, गौर से क्यों समझना? नवाल बेटा इस बात को जरा समझ, तुम्हें मैं मॉडल पढ़ा दूंगा, हर मॉडल के कोई ना कोई पॉलिसी टूल्स होंगे, हर मॉडल के कोई ना कोई पॉलिसी टूल्स होंगे। शिजा बेटा तूने उन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करके ये समझना है कि हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई, ये मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक लिबरल पॉलिसी है, या ये न्यू मार्क्सिस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर मर्केंटलिस्ट ओरिएंटेशन है, इकोनॉमिक लिबरल ओरिएंटेशन है, या न्यू मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन। ठीक हो गया? इस पॉलिसी में स्टेट कंट्रोल है, स्टेट डोमिनेंस है, मार्केट डोमिनेंस है, या क्लास डोमिनेंस है। शिजा बेटा ऑटोमेटिकली तूने सेंसिटाइज होना शुरू हो जाना है कि साला ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है इमरान खान कि जापानी गाड़ियों को पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होने देना, ये कौन सी पॉलिसी है? आई होप सो मेरे बच्चे को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ये बुनियादी तौर पे आपको वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट देगी जिसके जरिए आपने ये समझना है कि आपकी स्टेट और मार्केट के दरमियान रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, किस पॉलिसी के जरिए स्टेट डोमिनेट होने की कोशिश करी है, किस पॉलिसी के जरिए फ्री मार्केट डोमिनेट होने की कोशिश करी है, और किस पॉलिसी के जरिए कुछ खास ठीक है कार्टून डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों पूरा थीम अगर क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो और मुझे टाइम भी बताओ। बड़े मजे की चीज है राफिया बेटा, ये पढ़ने के बाद तू कभी ये गिला नहीं करेगी कि इकोनॉमी मुश्किल है और इकोनॉमी बोरिंग है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इकोनॉमी के सारे गम क्लियर हो जाएंगे। ध्यान होगी बात मेरा बच्चा? ठीक है राफिया बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं मर्केंटलिज्म। रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 1 चैप्टर 5 पेज 202 टू 207, 202 टू 207। बच्चों नोट कर लिया? पार्ट 1 चैप्टर 5 पेज 202 टू 207 नोटेड? ठीक, अब मेरे बहनों भाइयों कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। बच्चों आगे पढ़ने से पहले राफिया बेटा प्लीज कॉन्सेप्ट जरा समझिए। ये मेरा वॉलेट है राफिया, ये मेरा वॉलेट है और तुम सारे के सारे मेरी राया हो, तुम सारे के सारे मेरी राया हो, और मैं शेख हूं, अरबी वाला नहीं, कंजूस वाला। ठीक है, अल शेख नहीं, शेख। अब राफिया बेटा मैंने ये वॉलेट हमेशा भरा रखना,
मैंने मुल्क का खजाना हर वक्त भरा रखना, मैंने इसे टनाटन भरा रखना। और भरा क्यों रखना है? भरा इसलिए रखना है कि मैं जब चाहे इस पैसे की फंजिबिलिटी को इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज कर सकूं, मैं अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज कर सकूं। ठीक है राफिया बेटा, एक और एंगल से जरा समझ, राफिया पुत्र एक और एंगल से जरा समझ। मार्केट के अंदर जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है, राफिया, मार्केट के अंदर जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा करना है कि वो सारे का सारा पैसा स्टेट के कंट्रोल में हो, स्टेट के खजाने में आए पूरे का पूरा प्रॉफिट, ताकि स्टेट की जेब हर वक्त भरी रहे और स्टेट जब चाहे उस खजाने के जरिए बम बारूद खरीद सके। राफिया बेटा यहां तक थीम समझ आ गया? अब राफिया, अगर मुल्क के अंदर होती हैं इंपोर्ट्स, अगर मुल्क के अंदर होती हैं इंपोर्ट्स, ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली इस खजाने से पैसा बाहर जाएगा। ऐसा ही है राफिया पुत्र। और अगर अगर मुल्क से होती हैं एक्सपोर्ट्स, मुल्क से होती हैं एक्सपोर्ट्स, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स के बदले में पैसा मुल्क के अंदर आएगा, अंदर आएगा तो खजाना भरेगा, बाहर जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स होंगी, ठीक है, तो खजाना भरेगा, और इंपोर्ट्स होगी तो मुल्क के अंदर से पैसा जाएगा बाहर, मुल्क से पैसा जाएगा बाहर, तो ये खजाना होगा कम। तो राफिया, मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं इंपोर्ट्स कम से कम करूं, ताकि मेरे मुल्क से आउटफ्लो ऑफ कैपिटल कम से कम हो, और मैंने एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि मेरे मुल्क में इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा हो। राफिया बेटा, तो जब स्टेट अपना खजाना भरने के लिए इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्री मार्केट डायनामिक्स पे चलने नहीं देगी, बल्कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर पॉलिसी रेगुलेशन लगाने की कोशिश करेगी। स्टेट का ऐसी डोमिनेंस का मॉडल क्या कहलाता है? मर्केंटलिस्ट मॉडल। डन हो गया मेरा बच्चा? समझ आ गई? थीम समझ आ गया? बच्चों सबको थीम समझ आ गया? ठीक है। अब नाजिया बेटा, अब इस बुनियाद के ऊपर मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मर्केंटलिज्म का बेसिक थीम क्या है। ठीक है, मर्केंटलिज्म के दो मेन स्कॉलर्स हैं, एक का नाम है बैप्टिस्ट कोलबर्ट और एक का नाम है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। एक का नाम है बैप्टिस्ट कोलबर्ट और दूसरे का नाम है मेरा बच्चा अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अब मर्केंटलिस्ट मॉडल वो है जहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल, मीनिंग दैट के स्टेट मार्केट के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी। क्यों करेगी? ताकि स्टेट अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर सके। क्यों? ताकि वो इस वेल्थ के जरिए अपनी मिलिट्री पावर को एनहेंस कर सके। ठीक, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट स्टेट की पावर बढ़ाना है, इसलिए अक्सर औकात इसे इकोनॉमिक रियलिज्म भी कह दिया जाता है। डन हो गया मेरा बच्चा? यही मॉडल मैंने पूरे का पूरा समझाया था राबिया बेटे, राबिया पुत्र, मैंने यही मॉडल पूरे का पूरा समझाया था।
ठीक है राफिया बेटा, ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, ये मर्केंटलिज्म को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं राफिया बेटा। ठीक है, प्लीज राफिया, शेरबानू, बच्चा, मर्केंटलिज्म के मार्केट में डिफरेंट नाम है। अगर वो नाम भी आ जाए तो तुमने यही संजय लीला बंसाली की फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना है, तुमने यही स्क्रिप्ट लिखना है। इससे, इसके जो वेरिएंट नेम्स हैं, इसे बुलियनिज्म भी कहा जाता है। बुलियनिज्म का लिटरल मीनिंग है अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। बुलियनिज्म का लिटरल मीनिंग क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसे बुलियनिज्म भी कहा जाता है। नंबर 2, इसे प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, शेरबानो, जा तत्ती वहां ना लगी। इसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होती है ये मैं आगे जाके बताऊंगा। इसे बेगर दाई नेबर पॉलिसी भी कहा जाता है और इसे इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहा जाता है। तो इनमें से जो भी नाम आ जाए, आपने फिल्म लिखनी है मर्केंटलिज्म की। बुलियनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक रियलिज्म, ठीक है, और बेगर दाई नेबर पॉलिसी। डन हो गया मेरा बच्चा? बेगर दाई नेबर पॉलिसी। ठीक है, इसके स्कॉलर्स, इसका मॉडल, इसके वेरिएंट नेम्स क्लियर? क्लियर हो गया बच्चा? यार तुम लोग रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं हो? मैं अपनी जात से भी बेजार आया हूं और ऊपर से तुम लोगों के नखरे। फिर तुम जाके रोना शुरू कर देते हो कि ऑनलाइन क्लास इंटरैक्टिव नहीं होती, खुद तुम साथ चिप्स खा रहे हो। सलीम आगे आ जाएगा। सलीम लॉजिक तो अभी मैंने बताया ही नहीं, अभी तो मैं नाम बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है शीजा बेटा, अब हम अगली चीज पढ़ने लगे हैं बड़े मजे के टूल। शीजा बेटा, ये कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स या कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? कौन कौन से प्रिंसिपल्स या कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? अब शीजा पुत्र, मर्केंटलिज्म को दो तरह की मर्केंटलिज्म में क्लासिफाई किया जाता है। एक कहलाती है क्लासिकल मर्केंटलिज्म, एक कहलाती है नियो मर्केंटलिज्म। एक कहलाती है क्लासिकल मर्केंटलिज्म, एक कहलाती है नियो मर्केंटलिज्म। अब शीजा बेटा, मैं पहले तुझे टूल्स बताऊंगा क्लासिकल मर्केंटलिज्म के, और फिर मैं टूल्स बताऊंगा तुझे नियो मर्केंटलिज्म। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पे समझनी, शीजा, मैं कोई 9-10 रूल्स तुझे बताऊंगा, 9-10 प्रिंसिपल्स बताऊंगा, 9-10 टूल्स बताऊंगा। ठीक है शीजा? अब ये सारे बैक वक्त लगना जरूरी नहीं है। इनमें से कोई एक भी टूल लगा तो इसका क्या मतलब है? वो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी। कोई एक भी टूल लगा तो उसका क्या मतलब है? कि वो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? सलीम, ठीक हो गया मेरा बच्चा? जॉन, आर यू विद मी? ठीक हो गया तो जानी भाई, ठीक है मेरा प्यारा भाई, इनमें से कोई एक भी टूल लगाना। ठीक है सलीम? अब सलीम मेरी जान, ठीक है मेरी जान जॉन, ठीक है, दो बातें दिलो दिमाग पे नक्श कर। ठीक है, मर्केंटलिस्ट मॉडल में, मैं आहिस्ता आहिस्ता जुमला बोल रहा हूं, उर्दू में लिखूं। मर्केंटलिस्ट मॉडल में स्टेट प्राइसिंग और कंपटीशन को मनूवर करके मार्केट को अपने कंट्रोल में रखती है। बात ही खत्म। सलीम बात समझ आ गई? यानी जब स्टेट प्रोडक्ट की प्राइसेस और मार्केट के कंपेटिटर्स को अपने कंट्रोल में रख के
पूरे के पूरे मार्केट के डायनेमिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऐसी पॉलिसी को मर्केंटलिस्ट पॉलिसी बोला जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्राइसिंग एंड कंपटीशन। बच्चों ये बात समझ आ गई, प्राइसिंग और कंपटीशन। ठीक है, अब राफिया बेटा, सबसे पहले इनका प्रिंसिपल टूल है जवाद के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करनी है और डिक्रीज इंपोर्ट्स करनी है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कम करना है, ताकि आपके पेएबल्स कम हो, आपके रिसीवेबल्स ज्यादा हो। मीनिंग दैट कि आपके मुल्क में इनफ्लो ऑफ कैपिटल ज्यादा हो और आपके मुल्क से आउटफ्लो ऑफ कैपिटल कम हो। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि आपके खजाने में वेल्थ अक्यूमुलेट हो, यानी आपने बुलियनिज्म करना, बुलियनिज्म करना है। अमिस्मा बेटा, आई होप सो सर फ्रीद ने इकोनॉमी का मॉडल पढ़ा दिया होगा, इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ा दिया होगा। जहां पे भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना मिस्बा पुत्र, तो हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, तुमने एक टर्म पढ़ी होगी ट्रेड बैलेंस, पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी? ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस क्या होता है मेरा बच्चा? ट्रेड बैलेंस होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है कोमल, शुक्र है तूने पढ़ लिया मलंगनी। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होगी, तो ट्रेड बैलेंस की फिगर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, तो बच्चा ट्रेड बैलेंस की फिगर क्या आएगी? पॉजिटिव। ऐसे ट्रेड बैलेंस को कहा जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। ऐसे ट्रेड बैलेंस को क्या कहा जाता है? करंट अकाउंट सरप्लस, यानी आपके मुल्क के अंदर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। आउटफ्लो ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट कम है, लेकिन इनफ्लो ऑफ पैसा ज्यादा है, आउटफ्लो ऑफ पैसा कम है। ठीक हो गया? जब जब मेरा बच्चा ये फिगर नेगेटिव में आएगी, इसका क्या मतलब है? इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, आउटफ्लो ऑफ प्रोडक्ट कम है, या आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ज्यादा है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल कम है, तो ऐसे को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। डन हो गया? आज के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ को तो नहीं भूलोगे, करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ तो नहीं भूलोगे। वैसे तो इमरान खान ने मुल्क की पॉलिसी इकोनॉमी तबाह कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी 16 साल के बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 16 साल के बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आई है। ठीक हो गया? और नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट थी। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट आर सेम कोमल बेटा, इन दोनों में कोई चीज फर्क नहीं है। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट डिफरेंट चीज है, वो हमारा इसका मैंडेट नहीं है। आई होप सो मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जवाब जिस तरीके से तूने जुमला लिखा, मुझे समझ आ गया कि तू नून लीग है। इतना गुस्सा? ठीक हो, ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मेरे बहनों भाइयों, आपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, चुनाचे जवाब वन लाइन है, वन लाइन है मेरी जान शिजा बेटा।
वन लाइनर क्या है कि मर्केंटलिस्ट पॉलिसी में स्टेट ट्रेड बैलेंस को रेगुलेट करेगी ताकि वो बुलियनिज्म कर सके, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर सके। खिजा बेटा, या वो कैसे करेगी, इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया है। वो प्राइसिंग के साथ खेल के, कंपटीशन के साथ खेल के वो प्राइसिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। आई होप तो मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वो प्राइसिंग के साथ खेल के, वो कंपटीशन के साथ खेल के, ये ट्रेड बैलेंस के साथ खेलने की कोशिश करेगी। जॉन, मेरी जान, मेरी बात जरा समझिए। नंबर वन, इस मद में पहला काम क्या करेगी कोमल, कि वो स्टेट लोकल इन्फेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर देगी। राफिया, मेरी बात का जवाब देना। इंडिया की ठीक है, प्लीज मेरी बात जरा समझी कोमल। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या ऐसे कहते हैं, इंडिया की स्टील इंडस्ट्री ज्यादा मैच्योर या पाकिस्तान की, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? इंडिया की। तो राफिया बेटा, मोटा सा रूल है ना, अगर मैंने इंडियन स्टील को पाकिस्तान में इंपोर्ट होने की इजाजत दे दी तो लोकल स्टील तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, ऐसा ही है। अगर मैंने इंडियन स्टील को पाकिस्तान में इंपोर्ट होने की इजाजत दे दी शेरबानो, तो लोकल स्टील तो कोई नहीं खरीदेगा। तो राफिया देखी, मैंने जादू करना है, मैंने ऐसा कुछ करना है कि इंडिया की स्टील इंडस्ट्री मैच्योर है, पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री इन्फेंट है। तो मैं अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूंगा। इस मद में मैं क्या करूंगा, या तो मैं लोकल प्राइवेट सेक्टर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूंगा नाजिया बेटा, या तो मैं लोकल प्राइवेट स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, या मैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस यानी पाकिस्तानी स्टील मिल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूंगा, जहां तक दीवाना लगे। हुज़ैफा, साले मेरे साथ चल डंगर आदमी। ठीक है, या तो मैं प्राइवेट स्टील इंडस्ट्री को यानी तफाक फाउंड्री को सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, या मैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस खड़ी करना शुरू कर दूंगा, यानी मैं लोकल इंडस्ट्री को खड़ा करना शुरू कर दूंगा। उसकी ओनरशिप चाहे प्राइवेट सेक्टर के पास हो चाहे स्टेट ओन्ड हो, लेकिन मैं उसे, ठीक है, इंडिया की स्टील के मुकाबले में प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूंगा, जा ततीवा ना लगी। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। अब मैं ये प्रोटेक्ट करूंगा कैसे, ये मैं प्रोटेक्ट करूंगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये प्रोटेक्ट करूंगा कैसे। ठीक है, अब मेरा बच्चा राफिया, सबसे पहले मैं टैरिफ्स का टूल इस्तेमाल करूंगा। राफिया, कॉन्सेप्ट जरा समझिए। पाकिस्तानी स्टील है 100 रुपए की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी स्टील 1 टन है राफिया 100 रुपए का। कोमल मेरे साथ चल डंगर औरत, बैरियर्स नहीं है, मेरे साथ चल मलंगनी। पाकिस्तानी स्टील 1 टन है 100 रुपए का, तो इंपोर्टेड स्टील तो पहले से ही महंगा होगा ना, 150 रुपए का होगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देनी है। ठीक है कोमल, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि जो भी स्टील मुल्क में इंपोर्ट होगा उसे, ठीक है, 75 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। कोमल ये बात समझ आ गई? तो मैंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के, टैक्स लगा के स्टील, इंपोर्टेड स्टील की कीमत तकरीबन
2 गुना से भी ज्यादा कर दी। कोमल, अपने भाई का जरा गम समझी। मेरा बच्चा, पैंपर्स आते थे 1500 के, और लोकल कैन बेबी और मोफ्लिक्स आते थे 900 रुपए के। पैंपर्स आते थे 1500 के, मोफ्लिक्स और कैन बेबी आते थे 1100 रुपए के। ठीक है, पैंपर के ऊपर इमरान भाई ने लगा दिया टैरिफ, और वो चले गए 1500 से 2500 के दरमियान ऊपर। और मोफ्लिक्स और कैन बेबी अभी भी 1200 1300 के। तो पहले तेरी भाभी कहती थी कि पैम्पर लीक नहीं होते, कैन बेबी लीक हो जाता है। अल्लाह की कसम, जब से कीमतें डबल हुई है, कैन बेबी लीक नहीं होती। इसको बजा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। करी समझेंगे नहीं? ठीक हो गया। आपने टैरिफ को, बच्चों इस एग्जांपल से कारी समझ, आपने टैरिफ को बढ़ा के एक चीज लोगों की कुव्वते खरीद से बाहर लेके जानी है। तो लोग क्या कहेंगे? लोकल प्रोडक्ट जैसा भी है, नरम सा तो है। बच्चों, पहली चीज समझ आ गई? ठीक है राबिया बेटा, ये पहली चीज समझ आ गई। यानी एक स्टेट टैरिफ्स लगा के इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, टैरिफ्स लगा के इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे लोगों की इंपोर्टेड प्रोडक्ट की कुव्वते खरीद कम करेगी, और प्राइसिंग की वजह से लोग, प्राइसिंग की वजह से लोग लोकल प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होंगे, चाहे उन्हें लोकल प्रोडक्ट की इंफीरियर क्वालिटी के साथ सेटल करना पड़े। बच्चों, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? लेकिन अभी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, अभी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो राफिया बेटा, मेरा दूसरा टूल क्या होगा इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का? कोमल, मेरा दूसरा टूल क्या होगा? मेरा दूसरा टूल होगा कि मैं लोकल प्रोडक्ट को दे दूं सब्सिडी। मैं लोकल प्रोडक्ट को दे दूं सब्सिडी। तो मैं कोमल क्या कहूंगा? मैं 20 रुपए इसके ऊपर सब्सिडी दे दूंगा। तो ये प्रोडक्ट कितने की होगी? ये प्रोडक्ट होगी 80 रुपए। यानी मैं कहूंगा 20 रुपए मैं अपनी जेब से दूंगा। लेकिन कोमल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है मेरा बच्चा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि सब्सिडी एक दो धारी तलवार है। देख, अगर सब्सिडी अवामुन्नास की फेवर में की जाए तो स्टेट को नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। लेकिन अगर सब्सिडी कुछ खास लोगों के फायदे में जा रही है तो लोगों का भी नुकसान होता है, स्टेट का भी नुकसान होता है। कोमल, मैं एग्जांपल देता हूं, बात समझ आ जाएगी। कोमल, चीनी है 100 रुपए की। कोमल, मेरी बात को जरा समझिए, टेक्निकल बात। चीनी है 100 रुपए की, हुकूमत ने कहा 20 रुपए सब्सिडी है। ठीक है, जब 20 रुपए हुकूमत ने कहा सब्सिडी है, तो कीमत क्या होगी? 80 रुपए। कीमत कम होगी, लोगों की कुव्वते खरीद में आ गई चीनी। कीमत कम होने से लोगों की कुव्वते खरीद में आ गई चीनी। चीनी कीमतें खरीद में आई तो डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ी राफिया बेटा, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई तो वो सब्सिडी का पैसा ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिमांड की वजह से रिकवर हो। तो अगर सब्सिडी लोगों के बेनिफिट में हो, वो इफेक्टिवली प्राइसिंग को रिड्यूस करे, तो सब्सिडी नुकसानदेह नहीं होती।
सब्सिडी नुकसानदेह कब होती है? सब्सिडी नुकसानदेह तब होती है कि जब सब्सिडी का पूरा पैसा जहांगीर तरीन की जेब में जाता है, कीमत 100 की बजाय 80 पे आने की बजाय 120 पे चली जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और स्टेट का पैसा भी कुछ मनूसों की जेब में चला जाता है, जिसे आप कॉर्टल्स कहते हैं, माफियाज कहते हैं। देखो क्या? तो पाकिस्तान में सब्सिडी कभी भी लोगों के लिए नहीं दी गई, क्लासेस के लिए दी गई, जिसका डबल बर्डन पड़ता है अवाम की जेब पे भी, हुकूमत की जेब पे भी, और कुछ राजा गिद्ध अवाम की जेब से भी पैसा निकाल के, स्टेट की जेब से भी पैसा निकाल के, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली वो चली। अगर डिमांड कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। आयशा बेटा तू उल्टा समझिए, अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। सिंपल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना मेरा बच्चा, तूने उल्टा अज्यूम किया। समझ आ गई? तो मैंने जॉन बोला था ना कि हुकूमत ने, ठीक है, ट्रेड बैलेंस को कैसे देखना है? हुकूमत ने ट्रेड बैलेंस को देखना है नंबर 1 2, ठीक है। उसने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देनी है, कैसे? इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे टैरिफ्स लगा के लोकल प्रोडक्ट को सब्सिडी देके। तो जॉन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने यूएस चाइना ट्रेड वॉर पूरे का पूरा तुझे कंसेप्चुअली करवा दिया। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ्स दे रहा है, लोकल प्रोडक्ट पे सब्सिडी लगा रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने पूरे का पूरा यूएस चाइना ट्रेड वॉर का कंसेप्चुअल डोमेन तुम लोगों को करवा दिया। इस बार बेटा अभी राफिया बेटा अभी मेरी आत्मा को शांति नहीं हुई, ठीक है? अभी इस कॉन्सेप्ट में आत्मा को शांति नहीं हुई। मीनिंग दैट कि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के जरिए लोकल इंडस्ट्री को फॉरेन प्रोडक्ट के कंपटीशन से बचा रही है। राफिया बेटा मेरे जुमले पे गौर करिए। हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को फॉरेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट के कंपटीशन से बचा रही है। कैसे बचा रही है? प्राइसिंग के साथ खेल के। प्राइसिंग के साथ कैसे खेल के? टैरिफ्स और सब्सिडी के जरिए। मीनिंग दैट कि एक टर्म बोली जाती है परचेज पावर पैरिटी। पाकिस्तान पीपल पार्टी कुव्वत खरीद में यकसानियत, कुव्वत खरीद में यकसानियत। तो ये किस तरीके से खेल रही है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट को लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर लेके जाना है और लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लोगों की कुव्वत खरीद में लाना है। प्राइसिंग और कंपटीशन का, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का पूरा थीम समझ आ गया मेरा बच्चा? हुकूमत ने प्राइसिंग को और कंपटीशन को मैनेज करके लोकल प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज करना है, और कैन बेबी और मोफ्लिक्स को प्रमोट करना है और पैम्पर्स को सत्यानाश मार देना है। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। अब जवाब, इसके साथ कुछ सपोर्टिंग टूल है राफिया बेटा। फॉर एग्जांपल, जिस भी मुल्क में किसी भी दौर में मर्केंटलिस्ट पॉलिसी रही है, वहां पे आप देखोगे कि बच्चे पे बच्चा है। राफिया बच्चे पे बच्चा है। फॉर एग्जांपल, चाइना अन्नी पै गई, इंडिया अन्नी पै गई, रशिया अन्नी पै गई, इंडोनेशिया अन्नी पै गई, ब्राजील अन्नी पै गई। ठीक हो गया? कोमिल क्यों? 2 वजह से। नंबर 1, ये पॉपुलेशन को बर्डन नहीं समझती,
पॉपुलेशन को लेबर समझती है, लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स। जॉन एक्सीलेंट हो गया मेरी जान, एक्सीलेंट हो गया। ठीक है। नंबर 2, ये लोगों को कस्टमर की नजर से देखती है। जितने बच्चे पैदा होंगे जॉन, उतनी कैन बेबी की डिमांड ना। कहानी समझ आई है नहीं? तो यहाँ नाके पे नाका चल रहा है, वहां काके पे काका चल रहा है। हनी पैकिंग, मार्केट साइज प्लस ये लोकल मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और नंबर 2 ये चीप लेबर को लाना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये पॉलिसी समझ आ गई? तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को हमेशा फेवर करते हैं। और अगली चीज, ठीक है, देख कोमल, मैंने लोकल मैन्यूवरिंग तो खत्म कर दी। अब कोमल, मैंने एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ानी थी ना, मैंने एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ानी थी, हाँ या ना? मैंने इंपोर्ट्स तो कम कर दी, मैंने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है। तो अब मैं कंपटीशन में हूं इंडिया के साथ, तो मैंने पाकिस्तान में इंडिया की इंपोर्ट्स तो कम कर दी। अब मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया की एक्सपोर्ट्स कम हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े। कोमल, मेरे बात, बच्चे को बात समझ आई है नहीं? अपने मुल्क से तो मैंने पैम्पर को फारिग कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि साला पैम्पर, इंडिया का पैम्पर बांग्लादेश में ना जाए, बल्कि पाकिस्तान का कैन बेबी बांग्लादेश में जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं, कंपेटिटिव एडवांटेज ये नहीं है मेरा बच्चा, कंपेटिटिव एडवांटेज आगे आ जाएगा। कोमल, मैं प्रोपोगेंडिस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर दूंगा। इंडिया फाशिस्ट है, वहां पे ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है, ठीक है, वहां के लोग चोर हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंफीरियर है, उनकी पैकेजिंग बुरी है, देखो मेरे प्रोडक्ट के पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक हो गया, टोकन वाला सस्ता है। यानी मैं हर तरीके से प्रोपोगेंडा के जरिए इंडिया का पॉलिटिकल इमेज, इंडिया का इकोनॉमिक इमेज डैमेज करने की कोशिश करूंगा। किसी जगह पे मजहब कार्ड से, किसी जगह पे सर्टिफिकेशन कार्ड से, किसी जगह पे मार्केटिंग टूल से, किसी जगह पे इंडिया पाकिस्तान को FATF में भेजेगा, किसी जगह पे वो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी करेगा, ठीक है, उन मुल्कों में स्पेशल पैकेजेस दे के, ठीक हो गया, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक हो गया, उन मुल्कों के साथ काउंटर एग्रीमेंट्स करके मैंने इंडिया के प्रोडक्ट को बांग्लादेश में भी नहीं जाने देना। इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडिस्ट इमेज करके, यानी उनके इमेज को डिस्टॉर्ट करके, मैंने, इसे कहते हैं बैगर डाई नेबर पॉलिसी। बैगर डाई नेबर पॉलिसी का क्या मतलब है कि तुम्हारा एनिमी इकोनॉमिकली जितना वीक होगा, उसका प्रोडक्ट जितना नॉन पेनिट्रेबल होगा, उतना ही किसी तीसरे मुल्क में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। कोमल, पिछले 10 सालों से इंडिया ये हरकतें पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था, पिछले 1 साल से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर रहा। हाँ, जवाब सीधी सी बात, सीधी सी बात है भाई। चल गया तो आपका, ना चला तो चाइना वालों का। ठीक है कोमल, एनालॉजी के तौर पे बिल्ड कर दे ना, एनालॉजी के तौर पे बिल्ड कर दे। मेरी एक लड़की से मंगनी हुई टूट गई, ठीक हो गया, अब मैं क्या चाहता हूं, उसका इमेज खराब करना है, तो जहां पे भी उसकी मंगनी होना शुरू हो, मैं पहले कह दूं बड़ी कुड़ी खराब है, ना 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 ना, रोटी बनाने से नहीं आती। कहानी समझ आई है नहीं? यानी मैंने इमेज को खराब कर 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 करके बदला, गंदा है पर गंदा है। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को पूरी की पूरी बात समझ आ गई। मुझे टाइम बताएगा कोई? बच्चों, पूरे का पूरा इमेज क्लियर हो गया? ये जो इंडिया पाकिस्तान को FATF में लेके जाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के खिलाफ इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेमिनार करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, ये बुनियादी तौर पे बैगर दाई नेबर पॉलिसी का है।
आई होप से मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक हो गया बच्चों? क्लासिकल मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर? सलीम अब तक तो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए यार। ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों राफिया, आजकल के दौर में आप खुल्लम खुल्ला क्लासिकल मर्केंटलिस्ट टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है कोमल, आजकल आप खुल्लम खुल्ला क्लासिकल मर्केंटलिस्ट टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है कोमल? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ब्रेटन वुड सिस्टम्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि इकोनॉमिक लिबरल मॉडल है, यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे का पूरा इकोनॉमिक लिबरल मॉडल है। क्लियर होगी बात? तो अब हम खुल्लम खुल्ला ये हरकतें नहीं कर सकते until and unless कि we are not America। ठीक हो गया? देयर इज नो रूल फॉर द पावरफुल, उसके पास एक ही रूल है, रूल ऑफ माइट। बात समझ आई नहीं? तो आजकल भी ये हरकतें होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से होती है। कोमल, आजकल भी ये हरकतें होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से होती हैं। तो जो आजकल ये हरकतें होती हैं उन्हें कहा जाता है नियो मर्केंटलिज्म। आजकल जो ये हरकतें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नियो मर्केंटलिज्म। ठीक है कोमल? अब नियो मर्केंटलिज्म में तीनों टूल्स प्रोटेक्शनिस्ट टूल्स हैं। तीनों टूल्स हैं प्रोटेक्शनिस्ट टूल। पहला टूल है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। कोमल, हुकूमत लोकल प्रोडक्ट्स के साथ पैट्रियोटिक सेंटिमेंट अटैच करना शुरू कर देती है। अपना कमाओ अपना खाओ, बाय पाकिस्तानी, ईट पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान। बात समझ आई नहीं आई? तो मेरा बच्चा, ठीक है, शादी के दिन करीब आए तो मैं ले आई सूफी। सूफी पे एतमाद जो था, शादी से 2 दिन पहले ना सूफी ना माहा, क्योंकि माहा को भी सूफी पे एतमाद जो था। मेरे देश का बिस्किट गाला हाला हाला हाला। बात समझ आई नहीं है? तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है कि आप, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को सेंटिमेंटल अप्रोच पे सेल करते हो। ठीक है, पाकिस्तानी है, हमारा है, जिंदाबाद, वंदे मातरम। ठीक हो गया? बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है? पाकिस्तान केबल। ठीक है, आप कोई ना कोई नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, अल्लाह की कसम कोमल, हिंदुओं की, यहूदियों की पेप्सी में और पाकिस्तान की अमृत कोला में सिर्फ ये फर्क है कि उन्होंने पेप्सी के अंदर अल्कोहलिक कंटेंट को डिक्लेयर किया होता है, हमने उसे डिक्लेयर करके ना करके मुसलमान किया होता है। यानी हमारी अमृत कोला सिर्फ इसलिए मुसलमान है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अल्कोहलिक कंटेंट नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज कार्बोनेटेड ड्रिंक विदाउट अल्कोहलिक कंटेंट प्रिजर्व रह ही नहीं सकती, वो तेजाब बन जाती। ठीक हो गया? लेकिन आप लोग क्या कहोगे? नहीं 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 नहीं, पेप्सी का मतलब होता है प्रिजर्व एवरी पेनी टू सेव इजराइल। ठीक हो गया? तो पेप्सी नहीं खरीदनी, अमृत कोला, मुस्लिम कोला, ठीक है, गोरमे कोला पियो क्योंकि ये मुसलमान है, इसने वजू किया है, लोकल प्रोडक्ट है, खाओ, हजम करो। ठीक हो गया? तो आप इमोशनल सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करना शुरू कर देते हो। अनकरीब इमरान खान इसकी कंपेन शुरू कर देगा। क्लियर होगी बात? इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात क्लियर होगी? ठीक हो गया? अगली चीज, दूसरा टूल है न्यू मर्केंटलिस्ट टूल, नॉन टैरिफ बैरियर। देख अहमद, ठीक है, वो इंडिया का कौन सा बिजनेसमैन है? अंबानी। सुल्तान, बात जरा समझी तू, ठीक है, सुल्तान तू अंबानी है, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं। तो मुझे कॉल करता है कि जानी पाकिस्तान में हमारी प्रोडक्ट को इंपोर्ट होने दो। मैं कहा जानी टेंशन ही कौन, हम तो फ्री मार्केट है, ओपन मार्केट है, वेलकम। अब जब तेरे लोंडे पाकिस्तान में
प्रोडक्ट लेके आएंगे तो मैं क्या कहूंगा, ठीक है आप अपना प्रोडक्ट ला सकते हैं, लेकिन आपको पहले, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड से एनओसी लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, मिल गया एनओसी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ठीक हो गया। फिर आपको कस्टम क्लियरेंस लेनी होगी, मिल गई कस्टम क्लियरेंस। फिर आपको सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को फिल करके देना होगा, मिल गई सिक्योरिटी क्लियरेंस, ठीक हो गया। फिर आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग स्टैंडर्ड ये होनी चाहिए, उसके एनवायरमेंटल क्लासिफिकेशन, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। यानी सादी मैं अंबानी साहब को, ठीक है, रेगुलेशंस लगा के, कोटास लगा के, स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट लगा के, एनओसी लगा के, इन शॉर्ट रेड टेपिज्म, मैं जगह जगह पे उसे घुमाता रहूंगा। वो तंग आके कहेगा कि मुर्शद पाक इससे बेहतर था कि मैं अथोपिया के अंदर अपने पैम्पर बेच लूं, ठीक हो गया। फिर मैं ना ही समझू, यानी आसान जुबान में आपने टैरिफ नहीं लगाना, लेकिन इतने ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर खड़े कर देने हैं, इतने ज्यादा पॉलिसी इंपेडिमेंट्स, कोटास इंपेडिमेंट्स, एनओसी के चेक्स, स्टैंडर्डाइजेशन के चेक्स रख देने हैं कि वो मरासियों की तरह उठे, कूदता झाड़े और आखिर में कहे फिर मैं ना ही समझा, ठीक हो गया। तो आपने इन शॉर्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, फॉरेन इन्वेस्टर का, फॉरेन कंपैटिटर का, लोकल मार्केट को फॉरेन कंपैटिटर का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है। वो तंग आके भाग जाए कि भाई मैं जा रहा हूं, ठीक है, मेरे से ना हो पाएगा तुम्हारी पुलिस के साथ एनओसी का लोचा, ठीक हो गया। आई होप से मेरे बच्चों को नॉन टैरिफ बैरियर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बच्चों, ठीक है। इसका तीसरा टूल है, एक बड़ा मजे का टूल है नॉन टैरिफ बैरियर का, ठीक है राफिया बेटा। वो तीसरा टूल ये है अपोजिंग आउटसोर्सिंग। शिजा बेटा दिस इज अ ट्रेड ऑफ, शिजा दिस इज अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। अपोजिंग आउटसोर्सिंग दिस इज अ ट्रेड ऑफ। कहानी जरा समझिएगा, बड़े मजे की कहानी है शिजा। देखो पाकिस्तान ट्रेड ऑफ क्या करेगा, पाकिस्तान कहेगा ठीक है भाई सुजुकी ने पाकिस्तान में गाड़ी सेल करनी है तो करे, ठीक है शिजा, लेकिन आप स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते। शिजा एग्जांपल समझ आई, ठीक है। आप लोग पेंट बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है शिजा। आप लोग कुशनिंग बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप लोकल असेंबली प्लांट लगाओ, आप फॉरेन इन्वेस्टर हो, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन आप ये चीजें बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सीधा ट्रेड ऑफ क्या होता है, सुजुकी आ जाती है, वो अपना प्लांट लगाती है, लेकिन उस कंपोनेंट के साथ जो दूसरी चीजें वो पाकिस्तान में नहीं आने देता। इस कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट को अलाउ करता है कि आप ये चीजें बाहर से नहीं मंगवा सकते। तो होगा क्या, सुजुकी इधर बनेगी तो उसकी अम्ब्रेला के अंडर छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। हिजा मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, लोकल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री हो जाएगी, गज्जू मत्ता हो जाएगा, ठीक हो गया। वो उसे क्या कहते हैं, वो कौन सी मार्केट है पिंडी की, बाहुमल्ला हो जाएगा। तो ठीक है, आप एक जगह पे ट्रेड ऑफ करके उसकी अलाइड बाकी इंडस्ट्रीज को खड़ा करना शुरू कर, ठीक है। तो शीजा बेटा आप अलाइड कंपोनेंट्स की आउटसोर्सिंग को बैन करने की कंडीशन पे किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, शीजा बेटा इसकी बड़ी पर्टिनेंट एग्जांपल है ये जो फूड चेन्स आ रही है पाकिस्तान, ठीक है। मैकडोनल्ड्स आया पाकिस्तान, कहता है आओ हम अपना शामी बर्गर नहीं बेचते, अब मैकडोनल्ड्स वाले बेचो, लेकिन शर्त क्या है, आलू पाकिस्तान के होंगे, आप बाहर से आलू नहीं मंगवा सकते, कुकड़ पाकिस्तान का होगा, जोटा पाकिस्तान का होगा, चावल पाकिस्तान का होगा, ठीक हो गया, टिश्यू पेपर पाकिस्तान का होगा। तो होता क्या है कि एक जगह पे ट्रेड ऑफ करके बाकी लोकल इंडस्ट्रीज को खड़ा करना शुरू हो जाता है, ताकि एक जगह पे
इंपोर्ट बिल चाहे ज्यादा भी हो जाए, बाकी जगहों का इंपोर्ट बिल कंट्रोल हो जाए। आई होप से मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा समझ आ गया। यहाँ पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, यानी आप अलाइड कंपोनेंट की आउटसोर्सिंग को ब्लॉक करके एक जगह के ऊपर कुशन दे के दूसरी जगह पे, ठीक है, आउटफ्लो को, ठीक है, बैन कर देती हो, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर देती हो। लोकल इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली अलाइड कंपोनेंट की इंडस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। सीधा बेटा अगर तू नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का मॉडल चेक करना, ठीक है, वैसे आजकल ये एग्जांपल्स देना बड़ा नुकसानदेह होता है क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। बीच में क्लास में कोई आ जाता है कि हसन भाई आप यूथी, मैं यूथिया नहीं हूँ भाई, ठीक हो गया, लेकिन मैं नूरा भी नहीं हूँ, मैं भुट्टो भी नहीं हूँ, मैं जियाला भी नहीं हूँ, ठीक है मेरा बच्चा। अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का मॉडल चेक करें तो वो मॉडल पूरे का पूरा ये अपोजिंग आउटसोर्सिंग की बुनियाद पे, और वो अपोजिंग आउटसोर्सिंग क्या है कि एक इंडस्ट्री को खड़े होने दो, उसकी बुनियाद पे अलाइड इंडस्ट्रीज को खड़ा करना शुरू कर। आई होप से मेरे बच्चों को पूरे का पूरा मॉडल समझ आ गया। बिलीव यू मी, ठीक है, मैंने तुम्हें मर्केंटलिज्म की ईची बीची करा दी है, ठीक है, हर एंगल से तुम्हें ये मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया है। अगली क्लास के अंदर जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, यानी इकोनॉमिक लिबरलिज्म न्यू मार्क्सिज्म कराऊंगा, तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा। जॉन मुझे याद कराना है कि मैं एक असाइनमेंट दूं, और अगली क्लास के अंदर हम कुछ क्रोनिक केस स्टडीज भी हल्की सी डिस्कस कर लेंगे। रेलवे को क्या मसला है, पीआईए को क्या मसला है, ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों क्लियर हो गया? कुछ समझ आई है जिंदगी की? क्यों साथ, तुझे जिंदगी ने क्या कह दिया? तूने जिंदगी किसका नाम रखा हुआ है भाई? वो बहुत ज्यादा में नहीं नवाल बेटा, अभी हमारी 4-5 क्लासें रहती हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया, डिटेल मार्क्स शीट्स नहीं आई आयशा बेटा, वो आएंगी तो मैं बताऊंगा ना। होंगी, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जवाब इन सम डोमेन्स मोर, इन सम डोमेन्स लेस। नवाल बेटा पूरा कोर्स है, इसी में से आएगा पेपर। चलो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। टाइम बताएं जवाब मुझे, जवाब मुझे टाइम बताएं। चलो ओके मेरे बहनों भाइयों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।